हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी में जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो किस तरह से कार्य करता है, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। तो कल हमने इसको समाप्त कर लिया था। अब आज की क्लास में हमें क्या देखना है? आज की क्लास में हमको देखना है श्वसन तंत्र, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आज हमें उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम श्वसन करते कैसे हैं, श्वसन क्या होता है। तो आपको पता है हमारे शरीर के लिए, हम व्यक्ति या मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस हम सांस के साथ शरीर में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। ये हम सभी ने बचपन से पढ़ रखा है कि हम जो ऑक्सीजन होता है उसको ग्रहण करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम छोड़ते हैं। अगर इसके विपरीत बात किया जाए पौधों में, तो पौधे इसका विपरीत कार्य करते हैं। मतलब वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की यही क्रिया आपकी श्वसन कहलाती है। अब श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग जो होते हैं, हम उन्हें श्वसन अंग कहते हैं। और ये जो श्वसन तंत्र हैं, श्वसन तंत्र के अंतर्गत शरीर के विभिन्न कोशिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालती हैं। जब तक हम ऑक्सीजन अगर ले लिए बाहर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिए निकाले, तो ये हमारा श्वसन नहीं हुआ। श्वसन कब होगा? जब आप ऑक्सीजन तो लेंगे, यानी कि आपके अंदर में O2 तो जाएगा, साथ ही साथ CO2 का भी निष्कासन होगा, तभी जाकर आपका श्वसन होगा। और ये हवा में जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमें हवा से मिलती है। तो हवा में ऑक्सीजन मिली होती है और जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान यही हवा आपके फेफड़ों के प्रत्येक वायुकोष, यानी कि हमारे फेफड़ों में वायुकोष है, इन्हीं वायुकोष में जाता है। और जैसे ही हवा फेफड़ों के वायुकोष में जाता है तो वायुकोष की दीवारों के संपर्क में आते ही जब आता है तो ये रक्त द्वारा परिसंचरण के माध्यम से ये ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। और क्रिया रक्त से, और यही क्रिया रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उसके माध्यम से होता है। हमारे रक्त में क्या उपस्थित है? हीमोग्लोबिन उपस्थित है और इसी के माध्यम से ये क्रिया होती है। ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से संयोग की एक कह सकते हैं अद्भुत क्षमता होती है। यानी कि ये ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये आपने जब परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर इस चीज़ के बारे में आपने सुना था। क्या सुना था? आपने सुना ये था कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करता है। और वहाँ पर जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ यही हीमोग्लोबिन क्रिया करके, यही जो हीमोग्लोबिन है जिसने ऑक्सीजन जाने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाया, इसी हीमोग्लोबिन से हमारे शरीर में उपस्थित जो CO2 है
वो क्रिया करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो युक्त रक्त होता है वो अशुद्ध होता है और ये हमारे लिए हानिकारक होता है, जानलेवा भी सिद्ध हो जाता है। तो यही हीमोग्लोबिन श्वसन क्रिया में हमारे किस तरह से सहयोग कर रहा है आप देख रहे हैं। एक तरफ तो ये जो हमारी ऑक्सीजन है उससे मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है और हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वहीं हमारे शरीर में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया करके ये क्या बना रहा है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। और आपको पता है कि जो रक्त यानी कि जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होते हैं वो अशुद्ध होते हैं, ठीक। और कार्बोक्सी जो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये रक्त परिसंचरण के माध्यम से शिराओं के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है और वहीं फेफड़ों में ही इसका फिर शुद्धिकरण होता है, ठीक। तो ये जो क्रिया होती है ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये एक बार नहीं, ये बार-बार क्रिया होती रहती है। हालाँकि हम जितनी जल्दी साँस ले लेते हैं, साँस लेना हमारे लिए जितना आसान है, उतना आसान होता नहीं है। इसमें प्रक्रियाएँ होती हैं, हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, वो कार्य करते हैं, ठीक? तो ये हमने देखा कि थोड़ा-सा समझा हमने कि किस तरह से हम श्वसन करते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ये मानव का श्वसन तंत्र है वो कैसा होता है? अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो मैंने बनाया है ये हाथ से बनाया हुआ कुछ ज़्यादा ही आसानी से समझ में आ जाता है। तो ज़रा एक बार आप इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन-कौन से पार्ट दिए गए हैं। जो ये आपने देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड दूषित गैस है, ये हमारे फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी कि वायुमंडल की जो शुद्ध वायु है, वो फेफड़े में पहुँचती है और अशुद्ध वायु के फेफड़ों से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है, वही श्वसन कहलाती है। अब इस श्वसन में ये जो श्वसन किया जा रहा है, इसमें तमाम अंग भाग लेते हैं। तो भाग कौन-कौन से अंग ले रहे हैं ज़रा यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। तो ये है आपका एक मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन अंग क्या है ये आपको दिख रहा होगा। तो आपको पता है कि मानव के पास क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। 2 फेफड़े होते हैं। अभी हालाँकि हम इसकी स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो श्वसन तंत्र है उसमें कौन-कौन से पार्ट होते हैं। आप ध्यान रखिएगा जब हमने कल बात किया था पाचन तंत्र का, तब भी हमें कुछ पार्ट यहाँ से मिलेंगे, वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नासापथ की। ये जो आपको ग्रीन कलर की एक पाइप नुमा दिख रही है, ये है आपका नासापथ। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे बाह्य छिद्र की। हालाँकि बाह्य छिद्र आप सभी को दिख रहा होगा, तो ये क्या होता है? ये बाह्य छिद्र होता है, जहाँ से सबसे पहले आप साँस लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो कल हमने चर्चा किया था, कल या परसों की क्लास में हमने चर्चा किया था कि भोजन के ग्रहण करने का जो सबसे प्रारंभ बिंदु होता है, सबसे प्रारंभ बिंदु क्या है? आपने देखा बाह्य छिद्र। अब दूसरा है ये हमारा नासापथ। अगला है ये आपका जो ये रेड कलर की दिख रही है आपको, ये है ग्रसनी और ये है आपका भोजन पथ। हालाँकि मैंने अलग-अलग कलर से बनाया है और आई होप कि आपको चीज़ें आसानी से दिख रही होंगी। साथ ही साथ ये आपका क्या है? ये है स्वर यंत्रियाँ, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, ठीक? अगला है ये है श्वसनी। अभी हम आगे समझेंगे कि श्वसनी क्या है ये स्वर यंत्र क्या है यानी कि लैरिंक्स क्या है। और ये जो हमारा श्वसनी है ये आता है हमारे फेफड़ों में। तो ये
फेफड़ों में क्या होता है, ये कई भागों में विभक्त हो जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब ये सिर्फ एक ही पार्ट में नहीं विभक्त हो रहा है, ये आपके दोनों फेफड़ों में, इस फेफड़े में भी, इस फेफड़े में भी, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों ही फेफड़ों में विभक्त हो रहा है। लेकिन मैंने इसे अलग अलग नहीं बनाया है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल प्लेन होता है, जी नहीं। जिस तरह से ये कई पार्ट में, कई शाखाओं में आकर विभक्त हो जाता है, उसी प्रकार से ये भी, इसमें भी ये जो हमारी श्वसनिकाएँ हैं, ये कई पार्टों में आकर विभक्त हो जाती हैं। अब इसमें भी अगर आप देखें, तो मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से दिख सके, ठीक? ये शायद ज़ूम करने से कुछ ज़्यादा ही सही दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या है, ये जो हमारी श्वसनी थी, श्वसनी से, ये जब श्वसनी हमारी फेफड़े में आई, तो ये कई पार्टों में विभक्त हो गई। आप देख रहे होंगे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, मतलब ये भी कई पार्ट में खुल रहा है। ज मतलब ये पार्ट टू पार्ट होते रहते हैं, इसकी हर शाखा में पार्ट आपको देखने को मिलेगा ही। लेकिन ये जो पार्ट हो रहे हैं, हमने इनको भी कुछ नाम दिया है। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे ये लाइन, जैसे जो हमारी श्वसनी है, जब श्वसनी हमारे फेफड़े में आई, तो उसे हमने प्राथमिक श्वसनी नाम दिया। और जब ये प्राथमिक श्वसनी विभक्त हुई, तो हमने इसे द्वितीयक श्वसनी कहा, और जब ये द्वितीयक श्वसनी विभक्त हुई, तो इसे हमने तृतीयक श्वसनी कहा। और ये आप देख रहे होंगे, कुछ इसका आकार बदल सा गया है। अब ये जो आकार बदल गया है, इसी को हमने श्वसनिका कहा, ठीक? इसी को हमने, ये जो लास्ट वाला बना है, इसको हमने श्वसनिका कहा। ये जो गोल गुंबदनुमा बना है, यही आपका कूपिका कहलाता है, यानी कि फेफड़े की इकाई यही कहलाती है, ठीक? साथ ही साथ ये क्या है आपकी, ये है आपकी श्वास नली, और ये है आपका कंठन, ठीक? अब ये आपने क्या देखा, अपना एक ह्यूमन का जो देखा आपने श्वसन तंत्र देखा। इसमें मुख्य मुख्य आपके क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नासापथ की, जो हमें बात करनी है। नासापथ हो गए, ग्रसनी हो गई, साथ ही साथ हम स्वरयंत्र के बारे में बात करेंगे, श्वसनी के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे प्रमुख हैं। हालांकि फेफड़े के बारे में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो श्वसन तंत्र में और चीज़ें हमारे भाग ले रही हैं, उनके बारे में भी तो चर्चा करेंगे। सिर्फ हम फेफड़े तक ही नहीं, हम सिर्फ फेफड़े पे अचानक से पहुंच नहीं जाएंगे, तो हमें इन सभी के बारे में चर्चा करना है, ठीक? तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने ये चार्ट देख लिया होगा, जो बुक में दिया गया है। अगर आप उसे देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बिल्कुल एकदम आपको क्लियर चीज़ें दिख रही हैं, ठीक? आगे हम देख लेते हैं। अब हम अगर ग्रसनी, नासिका और जो हमारे लैरिंग्स हैं, यानी कि जो स्वर यंत्रियाँ हैं, इनके बारे में बात करने से पहले ज़रा एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका विनिमय होता है, यानी कि किस तरह से इसका लेन-देन होता है। ज़रा एक बार हम इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप इसमें, इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, तो आप ये देखिए, ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, ये आपके शरीर में जा रहा है ऑक्सीजन, और ये एरो का निशान भी लगा है। साथ ही साथ जो ग्रीन कलर की पेन आपको दिख रही होगी, वो है हमारा CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र से ऑक्सीजन हमारे नासापथ में जाता है। कहाँ से? सबसे पहले आप सांस कहाँ से लेते हैं, तो सबसे पहले आप सांस लेते हैं नासा छिद्र से। जब आप नासा छिद्र से सांस लेते हैं, तो ये आपके नासापथ में जाती है, और नासापथ से होते हुए ये ग्रसनी को जाती है। ग्रसनी से ये CO2, ये जो ऑक्सीजन है, ये लैरिंग्स में जाती है, यानी कि जो हमारे स्वर यंत्रियाँ हैं, वहाँ पर जाती है, और उसके बाद ये श्वसनी में पहुँचती है।
अभी अभी आपने देखा श्वसनी कहाँ है, श्वसनी से जाने के बाद ये पहुँचती है श्वसनी से ये जब निकलती है तो ये प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी से ही द्वितीयक, द्वितीयक से ही तृतीयक और तृतीयक से ये श्वसनिकाओं में पहुँचती है। श्वसनिकाओं से ये सीधे कूपिका में पहुँचती है और कूपिका से ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में मिलता है। अब ब्लड के ही माध्यम से हमारे शरीर के प्रत्येक कोषों में, प्रत्येक अंगों में, प्रत्येक कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन जाता है और अपना कार्य करता है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन में घुलित हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हैं, रक्त इनसे उठाता है, मतलब ये रक्त से चलता है, कूपिकाओं में आता है, कूपिकाओं से ये श्वसनिकाओं में आता है, श्वसनिकाओं से ये श्वसनी में आता है, श्वसनी यानी कि श्वसनिकाओं से ये तृतीयक श्वसनी में आता है, तृतीयक श्वसनी से ये द्वितीयक में आता है, द्वितीयक से ये प्रथम श्वसनी में आएगा, उसके बाद ये जाएगा श्वसनी में। अब फिर उसके बाद वही जो हमारी स्वर यंत्रियाँ हैं यानी कि जो लैरिंग्स हैं, फिर वहाँ से ये जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी से ये नासापथ में जाएगा, नासापथ से होते हुए ये बाह्य छिद्र में जाएगा और बाह्य छिद्र से ये बाहर निकल जाएगा। हालांकि हम ये सोचते हैं कि हमने सांस लिया और छोड़ा, हो गया कार्य, लेकिन आप देख रहे हैं इस सांस को लाने और ले जाने में हमारे शरीर के ये जो अंग है किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने बचपन में उल्टी गिनती गिनी थी ना, आप 1 to 100 जाते थे, फिर 100 से 1 पे आते थे, सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। यानी कि आप बाह्य नासा छिद्र से जाएंगे नासापथ में, नासापथ से ग्रसनी में, ग्रसनी से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से श्वसनी में, श्वसनी से आप जाएंगे प्रथम श्वसनी में, फिर द्वितीय में, फिर तृतीय में, फिर श्वसनिकाएं आ जाएंगी। श्वसनिकाओं से ये ऑक्सीजन कूपिका में जाएगा और कूपिका से जाकर हमारे ब्लड में मिल जाएगा। और आप सभी को पता है कि जब ये हमारे ब्लड में मिल जाता है तो ये किस तरह से कार्य करता है। ठीक, तो ये थोड़ी सी हमने प्रोसेस समझी कि कौन कौन से अंग किस तरह से हमारे श्वसन में भाग लेते हैं। आपके यही प्रमुख अंग हैं जिनके बारे में आपको समझना है। ठीक, तो इन्हीं के बारे में आपको समझना है कि ये अंग कौन कौन से हैं, इनका क्या कार्य होता है, क्या पाया जाता है, बस इसी के बारे में हमें समझना है। ठीक, उम्मीद है कि आपने चार्ट को समझा होगा, इसके अंगों को समझा होगा और कौन कौन से अंग श्वसन क्रिया में भाग ले रहे हैं आपने इस चीज को भी समझा होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे मानव श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र की विभिन्न संरचनाएं, विभिन्न संरचनाओं का अर्थ हो गया कि कौन कौन से अंग क्या क्या कार्य कर रहे हैं हमारे श्वसन तंत्र, यानी कि जो हमारे श्वसन तंत्र हैं, श्वसन की क्रिया में क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इनकी क्या क्या भूमिका होती है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले आता है आपका नासा मार्ग, यानी कि नाक आ गया और नासा मार्ग आ गया। ये जो नाक होती है ये हमारी क्या होती है, स्वाद इंद्रियां हैं कि दृश्य इंद्रियां हैं या फिर घ्राण इंद्रियां हैं। तो ये हैं हमारी घ्राण इंद्रियां, यानी कि जो आप सूंघने का कार्य करते हैं। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन याद आया है, जब आपने पढ़ा था एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि जो हमारे इस चैनल पर पहला ब्रांच हमने कवर अप किया था वो था हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन। उसमें हमने, आपको याद हो तो, ओपी दहामा का नाम लिया था। ओपी दहामा ने जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके क्षमता के अनुसार उन्होंने बताया था कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो किसी चीज़ को सीखने की कितनी क्षमता रखती हैं। जैसे जैसे हम अपने स्किन के द्वारा कितना प्रतिशत सीखते हैं, अपने नेत्र के द्वारा कितना सीखते हैं, अपने जीभ के द्वारा कितना सीखते हैं, अपने घ्राण इंद्रियों के द्वारा कितना सीखते हैं। तो हमने वहाँ पर आपको प्रतिशत बताया था और ये भी बोला था कि ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा उन्होंने कितना कितना प्रतिशत बताया था।
ठीक। और साथ ही साथ उन्होंने एक प्रतिधारण क्षमता बताई थी, यानी कि व्यक्ति कार्य करके कितना सीखता है, सुनकर कितना प्रतिशत सीखता है, देखकर कितना प्रतिशत सीखता है। मतलब वो 5 उन्होंने बताया था, 5 तरह से व्यक्ति सीखते हैं, यानी कि कभी वार्तालाप करके, देखकर, सुनकर, पढ़कर, देखकर और पढ़कर दोनों। तो इस तरह से उन्होंने बताया था कि कितना-कितना प्रतिशत व्यक्ति सीखता है। अगर आपको याद हो तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक? चलिए हम बढ़ते हैं अपने स्वर यंत्र की तरफ, सॉरी श्वसन तंत्र की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हमें बात करना है नाक और फिर नासा मार्ग की। तो जो नाक है, नाक हमारे श्वसन का प्रथम मुख्य मार्ग है। पहले आप सांस कहाँ से लेते हैं? सबसे पहले सांस आप नाक से ही तो लेते हैं। यहीं से वायु को छानकर आवश्यकता अनुसार गर्म आर्द्र किया जाता है। आपको पता होगा हमारे नाक में छोटे-छोटे बाल होते हैं। तो ये बाल क्या करते हैं? ये जो बाल होते हैं यूँ ही होते हैं, अनायास ही होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। जी नहीं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो हमारे नाक में बाल होते हैं, ये वायु को छानने का कार्य करते हैं। इन बालों से जो भी धूल के कण, मिट्टी वगैरह हैं, ये हमारे नाक में ही चिपक जाते हैं और हमारी शुद्ध वायु यानी कि जो साफ ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर चला जाता है। यानी कि यही वायु छनकर आवश्यकता अनुसार गर्म यानी कि गर्म और आर्द्र हो जाती है। नाक में 2 नासा गुहा होते हैं। ये जो नाक है इसमें 2 नासा गुहा होते हैं। नाक को मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा गया है। ये जो नाक होते हैं सबसे पहले तो ये 2 नासा गुहा इनमें होती है और नाक को मुख्य रूप से आपने 2 भागों में बाँटा है। पहला क्या है? पहला है बाह्य नाक और दूसरा है आंतरिक नाक। बाह्य नाक, आंतरिक नाक, थोड़ा-थोड़ा हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि ये है क्या। अगर हम बात करें आंतरिक नाक की, तो आंतरिक नाक में श्लेष्मक कला की एक अस्तर होती है। जो हमारा आंतरिक नाक है, आंतरिक नाक में श्लेष्मक कला यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो श्लेष्मिक कला है इसको हम म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन की एक अस्तर होती है। नीचे की तरफ 2 नासा छिद्र होते हैं जिसमें बाल उगे होते हैं। जैसे ही वायुमंडल से वायु नासा छिद्रों में पहुंचती है, यहाँ वायु बालों द्वारा छान दिया जाता है तथा धूल कण इत्यादि बालों में फंसकर यहीं रह जाते हैं। क्या आपने देखा होगा जब कभी आप देखिए ऐसे आपको धूल मिट्टी नहीं दिख रही होगी आप जहाँ पर होंगे, लेकिन कभी आप अंधेरे में बैठिए और देखिए कहीं से थोड़ा-सा प्रकाश आ रहा हो, तो आप देखेंगे जो वो थोड़ा-सा प्रकाश होता है उसमें आपको कितने धूल मिट्टी कण दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो वो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं अगर हम वैसे ही उनको साँस लेंगे वो हमारे ब्लड में जाकर ऐसे ही मिलेंगे तो दूषित नहीं करेंगे? करेंगे। तो जो हमारे जो हमारे नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं, इनका कार्य होता है कि ये जो वायु में जो धूल मिट्टी के कण हैं इनको छान दें। इसी में ये फँस जाते हैं, इसके बाद वायु श्लेष्मिक कला के संपर्क में आती है। यहाँ जो हानिकारक कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वायरस हैं, इन सभी का नाश होता है। तो जो ये श्लेष्मिक कला है, ये कीटाणुओं को जो हानिकारक हैं, जीवाणु हैं, जो हानिकारक वायरस हैं, इन सभी का नाश करता है। अब यहाँ पर वायु को आवश्यकता अनुसार समशीतोष्ण अथवा इनको आर्द्र बना दिया जाता है। जैसे अगर आप ऐसे समझें कि अगर वायु ठंडी है तो उसे गर्म और अगर वायु गर्म है तो उसे आर्द्र करके ही अंदर भेजता है ये। जो हमारी नलिकाएँ हैं ये क्या करती हैं, अगर वायु ठंडी है तो इनको गर्म करेंगी और अगर ये गर्म है तो इनको आर्द्र करके अंदर की ओर भेजेंगी ताकि जो हमारे श्वसन अंग हैं, जो हमारे श्वसन अंग हैं वो बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही कोमल हैं, तो इनको किसी भी तरह की कोई हानि ना हो इसीलिए ये वायु को
आवश्यकता अनुसार, जैसे आवश्यकता हो उसी में परिवर्तित कर देता है। यानी कि अगर इसको आर्द्र बनाना है तो आर्द्र बनाएगा, अगर इसको गर्म बनाना है तो गर्म बनाएगा। ये अपना कार्य करता है। कौन? यही जो हमारा नासा द्वार है या नासा गुहा है। ठीक, ये हमने क्या देखा? नाक के बारे में देखा। सबसे पहले आपने नाक देखा जहाँ से ये सांस हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, अगली बात अगर हम करें तो करते हैं ग्रसनी की, या जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। अब ग्रसनी आपको अगर याद आ रहा हो तो कल भी हमने ग्रसनी की बात की थी। कल हमने ग्रसनी की बात की थी या नहीं की थी? की थी। अगर आपको याद होगा तो कल हमने सबसे पहले कौन-कौन से अंग भाग ले रहे हैं इसके बारे में समझा था, जिसमें हमने ग्रसनी का भी नाम लिया था, ग्रास नली का भी नाम लिया था। अगर बात की जाए ग्रसनी की, तो ग्रसनी 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक नली है। क्या होती है? ये 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर की एक नली होती है और ये पाचन एवं श्वसन तंत्र दोनों का ही कार्य करती है। आपने देखा था कि भोजन ग्रसनी से होकर जा रहा था। अब हम क्या देख रहे हैं कि सांस भी ग्रसनी से होकर जा रहा है। तो ये दोनों का कार्य करती है। ग्रसनी के सिरे पर कोमल तालु के ठीक पीछे अंतःनासिका छिद्र होता है, जिसके द्वारा श्वसन मार्ग मुख ग्रासन गुहा में आकर खुलता है। अब जो ग्रसनी है, ग्रसनी के अंत पर 2 द्वार होते हैं। यानी कि जो ये ग्रसनी है, ग्रसनी के ये अंत पर 2 द्वार होते हैं। अब वो होते कौन हैं? तो एक होता है ऊपरी द्वार और एक होता है आपका निचला द्वार। ऊपरी द्वार में क्या होता है? ज़रा उसको देखते हैं। तो जो ऊपरी द्वार है, ऊपरी द्वार को गलट कहते हैं। क्या कहते हैं? गलट कहते हैं। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही गलट बोलते हैं। इसे हम जो ऊपरी द्वार है उसको गलट बोलते हैं और नीचे द्वार को घाटी द्वार या फिर ग्लॉटिस कहते हैं। नाम दोनों ध्यान रखिएगा। गलट क्या है? ऊपरी द्वार है और ग्लॉटिस क्या है? तो ये निचला द्वार है। अब गलट को निगलक द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलट को निगलक द्वार भी कहते हैं। यह ग्रास नली में आकर खुलती है। ग्लॉटिस को घाटी द्वार कहते हैं। ये जो ग्लॉटिस है ये ट्रैकिया में आकर खुलता है। कहाँ खुलता है? तो ये ट्रैकिया में आकर खुलता है। अगर हम बात करें कि जो हमारा निगलक द्वार है या फिर जिसे हम कहते हैं गलट कहते हैं, ये कहाँ पर खुलता है? तो ये ग्रास नली में आकर खुलता है। लेकिन जो हमारा ग्लॉटिस है वो ट्रैकिया में आकर खुलता है। अब ग्लॉटिस के ऊपर उपास्थि का एक द्विपिंडकीय ढक्कन होता है। क्या होता है? द्विपिंडकीय ढक्कन होता है, जिसे एपिग्लॉटिस या फिर घाटी ढापन कहते हैं। तो जो ये ढक्कन लगा होता है, इस ढक्कन को एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक, कैसा लगा होता है? द्विपिंडकीय ढक्कन लगा होता है। ठीक, ये आपने देखा क्या? ये जो ग्रसनी है उसमें क्या होता है, यानी कि अगर आप देखें तो सामान्य तौर पर जो ये एपिग्लॉटिस होता है ये खड़ी रहती है और जो सांस की क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। लेकिन और साथ ही हवा को स्वरयंत्र में जाने देती है। लेकिन जब आप भोजन को निगलते हैं तो भोजन निगलते समय जो कोमल तालु है वो सरक कर अंतःनासिका छिद्र को ढक लेती है और जो ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस के पास आकर सट जाता है, जिससे जो हमारा भोजन है वो ग्रास नली में चला जाता है, श्वसनी में नहीं जाता है। आपने अगर आपको एक बार मैं फिर से फिगर वो दिखाऊं जहाँ पर अभी हमने बनाया था, ये अगर हम इस फिगर की बात करें तो अगर ये ढक्कन नहीं होगा ना, अगर ये ढक्कन नहीं होगा तो ये यही है आपका एपिग्लॉटिस। अगर यही आपका एपिग्लॉटिस ना हो तो
ये क्या होगा, भोजन आपके श्वास नली में चला जाएगा, लेकिन इसी एपिग्लॉटिस की वजह से जो भोजन आता है वो भोजन आपका भोजन पथ में चला जाता है। अगर यही एपिग्लॉटिस ना हो तो भोजन आपके श्वास नली में चला जाएगा। कभी-कभी आपने देखा होगा जब आप खाना खाते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं, तो ये जो हमारा एपिग्लॉटिस है ना, ये कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हमें साँस लेना है या फिर हमें भोजन को लेना है। तो ऐसे में कभी-कभी जब हम खाना खाते रहते हैं या पानी पीते रहते हैं और बोलते रहते हैं, तो हमारे ये जो एपिग्लॉटिस हैं, इनको कन्फ्यूज़न हो जाता है और ये गलती से भोजन हमारे श्वास नली में चला जाता है। और जब ये भोजन श्वास नली में जाता है तो हमें खाँसी आती है और ये बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा कि हमें खाँसी आती है बहुत ज़्यादा और भोजन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए घर पे कहा जाता है, बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, ठीक? ये क्या होता है, ये आपके श्वसन नली में नहीं जाता है, लेकिन खाना खाते समय अधिक बोलते हैं जब आप, तब ये समस्या आ जाती है। तो खाना खाते समय बोलना या हँसना नहीं चाहिए। ये तो हम ऐसे ही, लेकिन हमारी आदत है, हम चुप तो रह नहीं सकते हैं। हमारे खाते समय ही जितने भी दुनिया भर के परपंच होंगे, वो खाते समय ही निकलते हैं। तो ऐसे में आपने अक्सर देखा होगा जब 4-6 लोग साथ में बैठ के खाते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी ये मृत्यु का कारण भी बन जाती है। हालाँकि हम इसे मज़ाक-मज़ाक में ले लेते हैं, लेकिन ये कभी-कभी ये मृत्यु का कारण बन जाती है। जब ये कभी-कभी श्वास नली में चले जाते हैं और ये हमारे श्वास नली के अंदर चले जाते हैं भोजन, और ये श्वास नली हमारी बाहर नहीं निकाल पाती है भोजन को। ऐसे स्थिति में व्यक्ति के मृत्यु होने की संभावना रह जाती है, हो जाती है। आप सभी ने सुना होगा कि फला व्यक्ति की खाना खाते टाइम मृत्यु हो गई। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे हम बात क्या कर रहे थे? तो हम बात कर रहे थे ग्रसनी की। अब हम बात कर लेते हैं लैरिंक्स की, यानी कि जो स्वर यंत्रियाँ हैं। ये स्वर यंत्रियाँ क्या होती हैं? ज़रा हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर स्वर यंत्रियों की बात की जाए, तो लैरिंक्स को स्वर यंत्रियों का बक्सा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इनको? इनको हम स्वर यंत्रियों का बक्सा भी कहते हैं। यह ग्लॉटिस द्वारा ग्रसनी के पश्च भाग में खुलता है। कहाँ पर खुलता है? तो ये ग्लॉटिस के द्वारा ग्रसनी के पश्च भाग में खुलता है। यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यानी कि जो लैरिंक्स है, इसका कार्य क्या है? तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना इसका कार्य होता है। लैरिंक्स की भित्ति का कंकाल 4 उपास्थियों से बना होता है। यानी कि जो लैरिंक्स के उपास्थि हैं, ये जो लैरिंक्स की भित्ति का कंकाल है, वो 4 उपास्थियों से बना होता है, जिसमें एक थायरॉइड उपास्थि होती है, एक क्रिकोनॉइड उपास्थि होती है और 2 एरिटिनॉइड उपास्थियाँ होती हैं। और ये चारों उपास्थियाँ हाइलिन प्रकार की उपास्थियों से जुड़ी होती हैं। ठीक? तो कितनी प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती हैं? 4। कौन-कौन सी? एक तो इसमें होती है थायराइड उपास्थि, दूसरी इसमें एक होती है क्रिकोइड उपास्थि और तीसरी होती है एरिटिनॉइड उपास्थि। और ये चारों किससे जुड़ी होती हैं? ये चारों की चारों हाइलेन प्रकार की उपास्थि से जुड़ी होती हैं। इन चारों का आप नाम ध्यान रखिएगा। ठीक? ये जो आपका लैरिंक्स है, लैरिंक्स से ही स्वर की उत्पत्ति होती है और बोलते समय लैरिंक्स में स्थित स्वर रज्जुकों में कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि जो ये लैरिंक्स होता है, आप लैरिंक्स गुहा को
ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स से ही स्वर की उत्पत्ति होती है और जब आप बोलते हैं, बोलते समय लैरिंग्स में जो स्थित स्वर रज्जुक होते हैं, स्वर रज्जुकों में कंपन उत्पन्न होने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जो साउंड हमारी निकलती है, वो इसी से निकलती है। ठीक? अब अगर हम थोड़ी-सी लैरिंग्स की बात करें, लैरिंग्स के कार्य की, कि ये जो लैरिंग्स है ये क्या कार्य करता है, तो हम थोड़ा-सा इसके बारे में समझेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। 2-4 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। जैसे कि जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, ध्यान रखिएगा ट्रैकिया की हिंदी होती है श्वास नली। तो ये जो ट्रैकिया में खाद्य कण व पानी को जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया हमारी जो श्वास नली है वो श्वास लेने के लिए है, निगलने के लिए नहीं कि भोजन निगल लिए, आप जल निगल लिए। इसका कार्य होता है ट्रैकिया में खाद्य पदार्थ को जाने से रोकना। किसका? लैरिंग्स का। अगला क्या है? तो ये हवा को ग्रसनी तथा ट्रैकिया में जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि ये हवा को ग्रसनी और ट्रैकिया में जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, उसको मार्ग दर्शाता है। जैसे ही हवा लैरिंग्स से होकर गुजरती है, ये हवा को आवश्यकता अनुसार आर्द्र अथवा गर्म कर देता है और ये हवा को छानने का भी कार्य करता है। साथ ही साथ भोजन निगलते समय लैरिंग्स ऊपर की ओर उठ जाता है, जिससे श्वास नली का मार्ग एपिग्लॉटिस के द्वारा ढक दिया जाता है, जिससे जो भोजन है हमारा वो ग्रास नली में ही जाता है, श्वास नली में नहीं जाता है। अगर श्वास नली में चला जाएगा तो क्या होगा? इसका आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा या आपको याद आया होगा कि जब आप एक ग्रुप में बैठ के खाते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। ठीक? अगर ये तो हमने देख लिया। अगर हम बात करें जैसे जो स्वर पट्टियां होती हैं, ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पादन करती हैं या विभिन्न प्रकार की धुन का निकालने का कार्य करती हैं। अब ये तो हमने समझा किसके बारे में? लैरिंग्स के बारे में। अब अगर हम बात करें श्वसनी क्या है, यानी कि ये जो ट्रैकिया ट्रैकिया ट्रैकिया, हम ट्रैकिया ट्रैकिया रट रहे थे, वो क्या है? तो श्वसनी जो है हमारी, यह एक सिरे पर ग्रसनी से जुड़ा है तथा दूसरे सिरे दो शाखाओं में विभक्त होकर फेफड़े में प्रवेश करते हैं और श्वास नली में उपास्थि से बने सी आकार के वलय भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो श्वसनी है, ये श्वसनी एक सिरे पर ग्रासनी से जुड़ा है तथा दूसरे सिरे दो शाखाओं में विभक्त होकर फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और जो श्वास नली है, श्वास नली में उपास्थि से बने सी आकार के वलय पाए जाते हैं। बस यही 2 पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये हमने अभी सिर्फ जो हमारे श्वसन पथ, एक प्रकार से कह लें श्वसन पथ था। अब हम कल बात करेंगे फेफड़े के बारे में कि फेफड़ा क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। तो जो हमारी कल की चर्चा होगी वो होगी हमारे फेफड़ों पर। ठीक? तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। आज आपने क्या क्या समझा? आज आपने अभी तक सिर्फ यही इतना समझा। आपने देखा कि किस तरह से वायु का आना जाना होता है। अगर हम इसकी संरचना में बात करें तो आपने नाक और नासा मार्ग के बारे में बात किया, साथ ही साथ आपने ग्रसनी की चर्चा की और आपने लैरिंग्स के बारे में अच्छे से समझा। साथ ही साथ हमने एक पॉइंट ये भी समझा कि जो हमारी श्वसनी है उसका क्या कार्य होता है। अब कल की क्लास में हम फेफड़े के बारे में समझेंगे। ये तो क्या कार्य करता है, फेफड़े क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो कल इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, फेफड़े के कार्यों को भी डिस्कस करेंगे। कल हम देखेंगे श्वसन की क्रिया विधि क्या है। तो अभी हमारी बहुत सारी चीजें इसमें श्वसन तंत्र में बची हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये क्लास शायद 2 या 3 दिन ये भी चलेगी, तो आराम के साथ, पेशेंस के साथ पढ़िएगा। बहुत लंबी क्लास नहीं करते हैं, पता है आप ऊब जाएंगे। तो अगर आप नोट्स भी बनाते हैं और रिवीजन भी करते हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी है।
चलिए फिर आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके किसी भी ब्रांच से पूछे जाते हों, क्वेश्चन आपसे वही पूछे जाते हैं जो हमारे क्लास में अगर वो पॉइंट आता है। जैसे अभी एक हमारा आया घ्राणेंद्र के बारे में, यानी कि जब हमने नाक की चर्चा की तो हमें ओपी दहामाजी याद आ गए। तो हमने उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन किया है, डिस्कस किया था एक्सटेंशन एजुकेशन में, वो इम्पॉर्टेंट भी है और आपको याद होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए आज शायद वही एक क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर उसे आज बताएँगे, ठीक? तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जवाब ज़रूर दिया कीजिए। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।